जय हिंद साथियों। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर टिप पर आपका भी स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी जो क्लास चल रही है वो अभी साइंस के हम स्पेशल क्वेश्चनों को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में एग्जाम में पूछे गए। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? कौन सा विषमांगी मिश्रण है? क्वेश्चन पूछा गया है। पीतल, पानी में घोल, वायु और दूध। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु और दूध। तो अगर हम बात करें, जो हमारा दूध जो होता है वो हमारा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। वायु हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वायु की अगर हम बात करें तो वायु हमारा समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? ये हमारा समांगी है। पानी में चीनी का घोल, पानी में नमक का घोल, ये भी सारे समांगी मिश्रण होता है। और पीतल जो होता है वो भी समांगी मिश्रण होता है। दूध जो है एक तरह का हम बोल सकते हैं विषमांगी मिश्रण है। और दूध हमारा कोलाइडी विलयन भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वैसे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, वो भी हम देख सकते हैं चाहे तो। देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन और गुणधर्म एक जैसे नहीं होते। कहने का मतलब ये कि जो उसमें गुणधर्म है, विभिन्न गुणधर्म है, जो अवयव जो मेन मैटर है उसके सेम नहीं होते हैं। जैसे लोहा और गंधक का मिश्रण है और बालू और नमक का मिश्रण है, जो मेन घटक है पदार्थ के उसके वो सेम नहीं होते, उसी को हम बोलते हैं विषमांगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 13। देखिए, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो सामान्य पदार्थों को भौतिक अवस्था में क्या चीज शामिल नहीं है? कोलाइड, गैसीय, तरल और मिट्टी। तो भौतिक अवस्था में क्या चीज शामिल नहीं है? तो कोलाइड। क्या नहीं है? कोलाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गैसीय जो होता है ये पदार्थ की भौतिक अवस्था है। मिट्टी एक तरीके का ठोस हो गया और तरल जो है वो भी पदार्थ की अवस्था हो गई। इसलिए भौतिक अवस्था में आपका कोलाइड नहीं शामिल, क्योंकि कोलाइड एक तरह का क्या होता है? विलयन माना जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हवा एक है तो हवा क्या है? ये क्वेश्चन आपसे एनटीपी से पूछा गया 2016 में। तो हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो हवा क्या है बताइए? हवा तो वैसे देखा जाए तो हवा एक तरह का मिश्रण होता है। शुद्ध इसको मिश्रण नहीं माना जा सकता, केवल मिश्रणों का मिश्रण नहीं मान, केवल तत्वों का मिश्रण भी नहीं मान सकता, क्योंकि हवा में अलग अलग कंपोनेंट मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन की अलग मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन एक तरह का तत्व है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। उसके अलावा ऑक्सीजन है। तो अलग अलग तरह के तत्व वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। उसके अलावा अन्य यौगिक भी कई तरह के मौजूद होते हैं। तो हवा एक तरह का माना जाता है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह विजातीय विलयन, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB जेई में। क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह विजातीय विलयन जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूछा गया है। तो वह विजातीय, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम निलंबित रहते कहलाता है। असंतत विलयन, सस्पेंशन, कोलाइड विलयन, संतत विलयन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूँ अच्छे से, फिर आप इसी का आंसर दे पाएंगे। देखिए, सीधा सा क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि कई बार हम कोई मटेरियल को किसी जल में या विलयन में घोलते हैं तो उसके कण ना तो घुलेंगे और ना ही वो दिखाई देते हैं।
तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, यही हमसे पूछा गया है। यानी कि माध्यम में कई कण ऐसे होते हैं जो किसी विलयन में घुलते नहीं है और ना वो दिखाई देते हैं, ना तो घुलेंगे और ना ही दिखाई देते हैं। उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन विलयन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। ऐसे कण जो किसी माध्यम में निलंबित रहते हैं और घुलते नहीं है। विलय के एक ऐसे कण होते हैं जो कि जल में घुलेंगे नहीं और ये जल में दिखाई भी नहीं देंगे और घुलते भी नहीं है, यानी आसानी से वो घोल नहीं सकते और आपको कण जो है विलेन में दिखाई भी नहीं देते। इस तरह के विलेन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। इसे भौतिक संरचना से अलग किया जा सकता है और इसकी संरचना तय है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखता है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी बात एकदम कथन सही है। इसे भौतिक विधि से मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। इसकी संरचना तय है, ये गलत है। क्यों है, क्योंकि मिश्रण के गुणों का पालन विज्ञान में ये नहीं करता, क्योंकि मिश्रण के गुणों की संरचना सबकी अलग अलग होती है, समान नहीं होती। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे तो डी है, लेकिन गुणों का पालन कौन सा नहीं करता तो वो पूछा गया, तो इसकी संरचना तय है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी स्टेटमेंट सारे सही है, ABC आपको गलत बताना था कि कौन सा नहीं करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसकी संरचना तय है, ये पालन नहीं करता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उससे क्या कहते हैं। दो लिक्विड दे रखे हैं जो आपस में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन है, उससे क्या हम कहते हैं, सॉल्वेंट, सोल्यूट, अमिश्रणीय, इमिसिबल या डिकेटेंशन। तो जाहिर सी बात है कि दो लिक्विड अलग अलग दे रखे हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होंगे और कोई तरह का विलयन बनाते नहीं है, तो इसको हम अमिश्रणीय ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमिश्रणीय। क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्कर के घोल में, शक्कर के घोल में शक्कर, यानी ये पूछ रहा है हमसे कि शक्कर का घोल है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, ये पूछा गया। विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है या सस्पेंशन है। सस्पेंशन के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन वैसे कण होते हैं जो कि आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देते, यानी निलंबित रहते हैं। निलंबन का मतलब यही होता है कि जो कण दिखाई नहीं देंगे, यानी कि हटे हुए रहेंगे। और उसके अलावा ये पानी में घुलेंगे भी नहीं, किसी द्रव में घुलेंगे भी नहीं, तो इन्हीं पदार्थों को या ऐसे विलयन को ही हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। विलायक और विलय, विलायक और विलय की बात करें तो विलय एक अलग होता है और विलायक अलग होता है, और कोलाइडी विलयन भी अलग चीज है। तो यहाँ पर शक्कर के घोल में शक्कर की अगर हम बात करें, तो शक्कर के घोल में शक्कर एक होता है, क्या होता है, विलायक होता है, घुला हुआ पदार्थ। घुला हुआ पदार्थ का मतलब होता है विलय। और कोलाइड और सस्पेंशन। विलय की अगर हम बात करें तो विलय जो अधिक मात्रा में होता है उससे हम क्या कहते हैं, विलय। किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलय होता है। घुला हुआ पदार्थ यानी कि विलय। जल में चीनी आपको पता है कि एक तरह का विलय होता है, क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि शक्कर घोल में शक्कर एक क्या होता है, घुला हुआ पदार्थ यानी कि विलय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक यौगिक नहीं है, यौगिक के बारे में पूछ रखा है, तो कौन सा यौगिक नहीं है। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ पर चौक जो होता है, चौक जो होता है आपका CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका एक तरह का। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये आपका क्या होता है, यौगिक। तो CaCO3 भी आपका यौगिक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो H2S, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होता है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S होता है। क्या होता है,
H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो यौगिक कौन सा नहीं है, तो इसमें लेड नहीं है। लेड क्यों नहीं है? क्योंकि लेड एक मेन क्या है, खुद तत्व होता है, एलिमेंट है। बाकी सारे हम बात करें तो सारे ये कंपोनेंट यानी कि यौगिक हो गए। चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, अन्य यौगिक है। बाकी ये लेड जो है वो यौगिक नहीं है। रेत और चीनी का मिश्रण कौन सा उदाहरण है, किसका मिश्रण का उदाहरण है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है विजातीय मिश्रण, कोलाइडी मिश्रण और निलंबन। तो विजातीय मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण इसको बोला जाता है। विषमांगी मिश्रण में वो कण होते हैं जो कि आपस में घुलते नहीं है, ठीक है, जिनकी संरचना अलग होती है, और सजातीय में जिनकी संरचना समान रहती है और आपस में घुल जाते हैं। विजातीय मिश्रण के उदाहरण पूछे जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि रेत और चीनी का मिश्रण हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं दूध। दूध में अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो वो हो गए। और उसके अलावा मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात करें पानी में, जैसे हम तेल को डाल देते तो तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो उसमें उसके कण घुलते नहीं है, लेकिन वो ऊपर ऊपर तैरता है, तो वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसके अलावा कोलाइडी निलंबन कण में क्या होता है, निलंबन में आपको आंखों से वो कण दिखाई नहीं देंगे, कण इनमें बहुत छोटे होते हैं। तो निलंबन में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जो विलियन के कण होते हैं, जो सारे घुल जाते हैं, वो उसमें मिक्सअप हो जाता है अच्छी तरीके से, और वो नंगी आंखों से आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसी को हम बोलते हैं निलंबित कण। और इन निलंबित कणों को क्या होता है कि हम साधारण विधि से इसमें जो इनके मूल कण है इनको हम छान नहीं सकते हैं। इनको छानने पात्र पात्र जो होता है उसके द्वारा हम छान नहीं सकते। और कोलाइडी विलियन जो होता है वो एक तरह का द्रव होता है, वो भी जैसे रक्त हो गया, पायस हो गया, पायस भी एक तरह का कोलाइडी विलियन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पर क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड। तो देखते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रवों में मिलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, या द्रवों का गैसों में किण्वन। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो सर, जैसे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, ये सभी चीजें भौतिक परिवर्तन संभव होती है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक का आपको पूछ रखा है, तो रासायनिक परिवर्तन में उसके फॉर्मूले में या सूत्र में कोई संरचना में नहीं बनेगी। अच्छा, एक बात की और विशेष बात करते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया जो होती है या रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? अगर हम बात करें वो होते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी कि इनकी अभिक्रिया क्या होती है, अनरिवर्सेबल होती है। यानी कहने का मतलब अभिक्रिया को वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात करें कि इसमें जैसे, तो लोहे पर जैसे हमको पता है जंग लगती है, तो लोहे में जंग लगने पर एक नया मेटेरियल बन जाता है, हालांकि उसके रंग में परिवर्तन होता है। जैसे लोहे का रंग पहले था वो नहीं रहता, वो भूरा रंग होता है, लेकिन इसमें इसकी संरचना में फर्क आ जाता है, और उसके अलावा उसमें नया मटेरियल बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है, और उसकी अभिक्रिया, जैसे लोहे में जंग लग गई तो हम मूल लोहा नहीं बना सकते, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसके अलावा दूध का दही में बदलना, तो इस दूध का दही में परिवर्तन भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये सारी अभिक्रिया क्या होती है, अनरिवर्सिबल। जैसे दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो ये अनुत्क्रमण अभिक्रिया, यानी कि इनको वापस हम क्या कर नहीं कर सकते, मूल पदार्थ बदल नहीं सकते। तो ठोसों का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी कि अवस्था जब आपकी चेंज होती है तो वो एक तरह का भौतिक परिवर्तन होता है। आपसे रासायनिक परिवर्तन बारे में पूछा गया है।
उसके अलावा गैसों का द्रवों में द्रवीकरण है, ये भी भौतिक अवस्था है। उसके अलावा द्रव गैस में, ये सारी भौतिक अवस्था है। पदार्थ की जो भी भौतिक अवस्था है वो इसमें काउंट नहीं होती है। हमको पूछा गया कौन सी नहीं है, तो पदार्थों का किण्वन। किण्वन में जैसे हमको पता है कि गन्ने से शराब बनाई जाती है, फलों से भी शराब बनाई जाती है। तो शराब बनाने के लिए या अल्कोहल के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, जैविक की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। उनको उनका किण्वन करके हम क्या करते हैं, अल्कोहल को प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन। अब इस क्वेश्चन को बताइए, आप लोगों को करना है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मैंने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों के बारे में बताया आपको। रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना चाहिए। तो ईंधन का दहन, अम्लीकरण जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, लोह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना। तो कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो आप सोच रहे हैं। देखिए, ईंधन का दहन वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अम्लीकरण जल जो होता है, अम्लीकरण जल का विद्युत अपघटन, इसको बाद में देखते हैं। उसके अलावा ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना। तो जलने वाली जो भी प्रक्रिया है, चाहे मोमबत्ती का जलना है, चाहे जो भी है, वो रासायनिक परिवर्तन आता है। जैसे मोमबत्ती में आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों पाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और ईंधन का दहन वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अम्लीकृत जलों का विद्युत अपघटन। कहने का मतलब जैसे लेड एसिड बैटरी वगैरह होती है, तो लेड एसिड बैटरी में हमको पता है हम डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो जब हम डिस्टिल वाटर किसी बैटरी में डालते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होनी स्टार्ट हो जाती है। और उसमें जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। क्योंकि बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो उस समय उसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें अलग अलग मटेरियल का निर्माण होता है, अलग अलग पदार्थों का निर्माण होता है। और जब उसकी डिस्चार्जिंग होती है तो उस समय भी अलग तरह के पदार्थ बनते हैं। तो ऐसी विक्रिया जो कि उत्क्रमणीय होती है, जिनको वापस दोहराया जा सकता है और वही पदार्थ दोबारा बनाया जा सकता है, तो वो परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। उसके अलावा जिसमें परिवर्तन नहीं है वो आपको क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना और प्लेटिनम तार का जलना, ये सभी क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन, इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको ढंग से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक दो आपको मिलने की संभावना रहती है इस टॉपिक में से। तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपसे पूछा गया है। मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और लोहे का चुंबकीकरण। देखिए, लोहे का चुंबकीकरण जो होता है वो खत्म हो सकता है, ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, गर्म होना, तार को जलाना, ये सभी क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनना, बर्फ बन रही है तो वापस वो लिक्विड भी बन सकती है। मक्खन का खट्टा होना, देखिए मक्खन का खट्टा होना यानी कि यहाँ पर प्रक्रिया हो गई किण्वन की। या दूध का दही से बनना, वो भी एक तरह का किण्वन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि मक्खन खट्टा है तो वापस वो मीठा नहीं हो सकता। तो एक तरह की ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? ये मैं आपको कुछ चीज पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए आपके साथ। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन, उष्माक्षेपी परिवर्तन, उष्माग्राही परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम बात करें भौतिक परिवर्तन, में बता चुका हूँ। भौतिक परिवर्तन में जो अभिक्रिया होती है वो सारी क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, जबकि उनमें अनुत्क्रमणीय होती है रासायनिक में। लोहे में जंग लगना की अगर हम बात करें तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम बता चुके पहले आपको।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये पूछा गया आपसे। ऊर्ध्वाधपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण या आसवन। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये पूछा गया। तो मैंने देखिए आपको रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन मिल गए। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनके जो एग्जाम्पल है वो भी पढ़ के जाइए, इनकी डेफिनेशन भी ढंग से पढ़ के जाइए। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक परिवर्तन का आपको उदाहरण पूछा गया, तो ऊर्ध्वपातन भौतिक अवस्था है, क्रिस्टलीकरण भी भौतिक अवस्था है, और आसवन आसवन भी एक तरीके की भौतिक अवस्था ही है। और आसवन किसी बच्चे को अगर निष्क्रियकरण के बारे में नहीं भी पता तो वो भी कर सकता है। देखिए, आपको ऑप्शन जब एग्जाम में देते हैं तो हमको बाकी तीन के बारे में पता है तो हम चौथा कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन भौतिक होता है, ये मैंने पहले बताया था। क्रिस्टलीकरण भी भौतिक अवस्था का उदाहरण है, और आसवन भी। इन्हीं सभी में पदार्थ की अवस्था है जिसमें मौजूद है और उसकी अभिक्रिया वापस रिवर्सेबल यानी कि उत्क्रमणीय हो सकती है, तो वो सारे भौतिक परिवर्तन है। बच्चा एक निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण का एक वर्ड और है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया। तो उदासीन अभिक्रिया जो होती है उसको हम निष्क्रियकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और उदासीन अभिक्रिया आपकी क्या होती है? नॉन रिवर्सेबल होती है। ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलाना, केक को बेक करना या केला सड़ाना। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन बारे पूछा गया, अंडा पकाना, आइस क्यूब पिघलाना। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मैं पहले बता दूं। केक को बेक करना, केक, केला सड़ाना। देखिए, केला सड़ाना किण्वन अभिक्रिया, किण्वन अभिक्रिया रासायनिक होती है। केक को बेक करना, ये भी उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अंडा पकाना रासायनिक परिवर्तन है। आइस क्यूब पिघलाना, पिघलाने की बात हो जाए, गर्म करने की बात हो जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन नहीं होके भौतिक हो जाता है, क्योंकि बाकी जो दे रखे हैं वो रासायनिक परिवर्तन है। अंडा पकने की प्रक्रिया जो होती है, अंडा पकना ऐसे नहीं, खाने की तरह नहीं पकाना। अंडा पकने में एक अंडा पकने में एक केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन जिसमें होती है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि एक प्रोसीजर से अंडा पकने का मतलब उसको भोजन में पकाना नहीं है। अंडा पकने का मतलब इसमें जो जैविक क्रिया होती है, यहाँ पर बात इसकी जैविक क्रिया की है। तो जैविक क्रिया जितनी भी होती है उनमें सभी में रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मैं बात करूँ, श्वसन लेना भी एक तरह का क्या है? वो भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही होता है। तो यहाँ पर अंडा पकना यानी कि ये अपने नेचुरल प्रोसेस में ही पक रहा है। अंडा अगर उबालने की बात होती यहाँ पर इस जगह, तो हम मान सकते थे कि वो एक तरह का क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अंडा अपने नेचुरल प्रोसीजर से पक रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि अंडा हमारा क्या है? वो भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक आइस क्यूब को पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था सॉलिड में परिवर्तित होती है? यानी गैस सीधे ही ठोस अवस्था में जो है परिवर्तित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। देखिए, क्वेश्चन में आपको पता है इंग्लिश हिंदी दोनों आपको वर्ड आना जरूरी है। अब हमको पता है कि हमने अगर ऊर्ध्वपातन पढ़ रखा है तो ऊर्ध्वपातन का मतलब किसी को इंग्लिश में नहीं पता तो वहां पर ये क्वेश्चन में फंस सकता है। इसलिए आपको नाम हिंदी में जैसे पढ़ रहा है तो साथ साथ में कुछ वर्ड, उनके टेक्निकल वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में भी साथ में पढ़ के रखिए, इसमें आपकी काफी सहायता होगी। तो सीधे गैस सीधे ही ठोस अवस्था में जो आपकी परिवर्तित हो रही है उसको हम, तो गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डीपोजिशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने में फटाफट में गलती हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग सप्लीमेशन करेंगे यानी कि ऊर्ध्वपातन। सप्लीमेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर ठोस से गैस की बात होती तो हम बोल सकते थे कि वो सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन नहीं। ठोस सीधे गैस और संबंध तो उसको हम बोलते सब्लिमेशन नहीं ऊर्ध्वपातन। लेकिन यहाँ पर बोला है गैस का सीधा ठोस में रूपांतरण पूछा गया तो वो होता है डीपोजिशन।
तो इसका बात का ध्यान रखिएगा, डिपोजिशन इसको बोलते हैं। तो डिपोजिशन आपका जो होता है इसको हम निक्षेप भी कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा इसका वर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? निक्षेप। क्या कहा जाता है इसको? हम बोलते हैं निक्षेप। तो ठोस से गैस में तो सबको पता है उर्ध्वपातन होता है, लेकिन सीधे ही ठोस से देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं अभी आता तो भी आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको सब्लिमेशन के बारे में पता है, उर्ध्वपातन होता है, कंडेंसेशन यानी संघनन होता है, इवेपोरेशन यानी कि इसका जो हम वाष्प जो होती है उसको इकट्ठा करना, इवेपोरेशन कहलाता है, संघनीकरण भी इसको बोलते हैं। तो डिपोजिशन, तो डिपोजिशन इसमें बचा है, तो डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षेप। क्या होता है? निक्षेप। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।